गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे अगर हमारे चैप्टर को कंटिन्यू रखें, कल लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज हमने फॉलो करी थी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम डेरिवेशन हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, बट यहाँ जो भी है वो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर। वहां पढ़ी थी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाएगी तो कंफर्म है कि वर्क डन होगा वो ही किसी न किसी फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा वर्क डन होगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव होगा उसकी बात करें। एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यों दिखाया गया है? इससे r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो निश्चित है वर्क डन किसी टेस्ट चार्ज मींस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक जो वर्क डन होगा वही वर्क डन इस पॉइंट चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हमें किसी न किसी फॉर्म में वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हमने, एफ डॉट डी। एफ जो इलेक्ट्रिक फोर्स रखेगा, कौन सा? पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में। डी आर यहाँ डिस्प्लेसमेंट, डी यू या डी डब्ल्यू कुछ भी बोले, डी यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर, एफ क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। हम जानते हैं कि पॉइंट ए जो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, जिस पर टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स ई में टेस्ट चार्ज क्यू पर लगने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में फोर्स की वैल्यू बन गई एफ इज इक्वल टू क्यू ई। देन फॉर्मूला बन गया डी यू इज इक्वल टू क्यू ई डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट खोला जाए, फॉर्मूला पढ़ा हमने, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। फॉर्मूला ड्राइव किया है डी यू इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कॉस थीटा। अब ये बात करते हैं कॉस थीटा। थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिखाई दे रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जबकि हम डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से थीटा 180 cos 180 की वैल्यू बन गई -1। cos 180 -1 होने की वजह से यह नेगेटिव आ गया। डी यू इज इक्वल टू क्यू ई डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में डिफरेंशियल रिलेशन जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। माइनस से माइनस कैंसिल, डी आर से डी यू इज इक्वल टू क्यू डी आर। मैं बोलूँ टोटल एनर्जी इंटीग्रेशन बोथ द साइड, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी वी। क्यू इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। डी यू का इंटीग्रेशन यू और डी वी का इंटीग्रेशन वी। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे U इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं उस वैल्यू को शो कर रहा है, और पोटेंशियल जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस पोटेंशियल की बात की जाएगी। तभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लिया टेस्ट चार्ज Q1 जिससे R डिस्टेंस पर किसी Q2 चार्ज को रखने पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। बेसिक वही है कि Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस R डिस्टेंस तक मूव कराने में जो भी वर्क डन होगा वही पोटेंशियल की फॉर्म में से हो जाएगा। बट अब हम वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर रखे क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्राइव कर चुके हैं। फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, U इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वो चार्ज है जिसको मूव कराया जा रहा है और ये वो पोटेंशियल है जिसे हम पॉइंट चार्ज, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मान रहे हैं। देखिए यहाँ पॉइंट चार्ज की वैल्यू वर्क कर रहा है Q1, मूव किसको करा रहे हैं? Q2 को। किस डिस्टेंस तक? R डिस्टेंस तक। मींस Q1 चार्ज से R डिस्टेंस पर Q2 को प्लेस करने पर जो भी सिस्टम बनेगा उस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। देखिए बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हमने, U इज इक्वल टू Q इनटू V। अब Q1 अगर टेस्ट चार्ज माने तो इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले
निकाल चुके हैं v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो v1 इज इक्वल टू के q1 अपॉन r, ये v1 की वैल्यू फॉर्म। मूव किसको कराना है, चार्ज q2 को, चार्ज q2 इनटू पोटेंशियल v1। इसका मतलब जो फर्स्ट चार्ज है उसके पोटेंशियल में किसी अदर चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में से हो रहा है। चार्ज मूव हो रहा है q2 किसके पोटेंशियल में, q1 के पोटेंशियल में। तो फॉर्मूला बन गया u इज इक्वल टू q2 इंटू v1। r डिस्टेंस पर v1 का फॉर्मूला k q1 अपॉन r। देन फॉर्मूला बन गया u इज इक्वल टू k फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन। टू पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, एक चार्ज q1 हो, दूसरा चार्ज q2 हो, बीच की डिस्टेंस r हो। इस प्रकार के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू k फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब सिस्टम में 3 पॉइंट चार्जेस हो, q1 q2 और q3। Q1 के कारण पोटेंशियल आएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, Q2 के कारण दो पोटेंशियल वर्क करेंगे, फिर Q3 के कारण दो पोटेंशियल वर्क। इसका मतलब हमें टोटल वर्क डन ऐड करना है। 2 पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला K फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस वाला जो हमने फॉर्मूला किया उससे डायरेक्टली हम इस पूरे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते। दो के पेयर्स बना ली, Q1 Q2 का पेयर, Q1 Q3 का पेयर, Q2 Q3 का पेयर। Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस हमने R12 की फॉर्म में डिवाइड करी है, Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R13 की फॉर्म में और Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R23 की फॉर्म में। तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पर थर्ड चार्ज को रखने पर U1 प्लस U2 प्लस U3। जब हम U1 की बात करेंगे, U1 को किसके लिए माना गया, 1-2 चार्ज के लिए। U2 को किसके लिए माना गया, U2-3 चार्ज के लिए। U3 को किसके लिए माना गया, 1-3 चार्ज के लिए। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U1 प्लस U2 प्लस U3। तो दो पेयर्स की बात करें तो K चार्ज Q1 Q2 अपॉन जो डिस्टेंस है वो R12 की फॉर्म में थी, ऐसी चार्ज Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस R23 की फॉर्म में थी। Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R13 की फॉर्म में थी। K अगर कांस्टेंट है तो बचा रह गया फॉर्मूला ये U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R12 Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस 2-3 Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस ऑफ R1। इसके प्रकार अगर हम बनाते जाएं तो मल्टीपल चार्जेस के लिए भी उस पूरे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है। चैप्टर सेकंड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट होने के बाद हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। पहले बात करते हैं कि कैपेसिटेंस या कैपेसिटी क्या है। इससे पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है तो वो चार्ज उसकी पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी तो हमने पढ़ा था जब भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाएगा तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, जो डिपेंड करेगा किस पर, उसके साइज पर और चार्ज क्वांटिटी पर। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करें जिसकी रेडियस r हो, जिसे चार्ज Q से चार्ज किया जाए तो निश्चित इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके थे, V इज इक्वल टू K Q अपॉन R, जहाँ K कूलम्ब कांस्टेंट, Q चार्ज क्वांटिटी, R रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अब हम चार्ज की क्वांटिटी को बढ़ाएं, निश्चित है उसका साइज कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब साइज में कोई इंप्रूव नहीं आएगा, R कांस्टेंट K कांस्टेंट। निश्चित है चार्ज क्वांटिटी बढ़ेगी तो उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, या चार्ज क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब चार्ज क्वांटिटी पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखती है। इसका मतलब चार्ज क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज क्वांटिटी घटाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। मींस Q इंक्रीज देन V इंक्रीज, Q डिक्रीज
देन V डिक्रीज। इसका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये भी तो लिखा जा सकता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्यों? क्योंकि V पहले क्रिएट नहीं हो रहा है, पहले हम Q दे रहे हैं जिससे V क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिएटिव पोटेंशियल। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, देन यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमूव होने से यहाँ कांस्टेंट आ गया C। इसी C को हमने नाम दे दिया कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या जिसे कैपेसिटी कहा जाता है। तो बेसिक फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहाँ Q चार्ज क्वांटिटी, C कैपेसिटेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम डिफाइन करना चाहते हैं किसको, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी को। तो कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला बन गया C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कंडीशन अप्लाई कर दें, क्या करें? तो ये क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल दिस इक्वल टू 1 वोल्ट, देन Q दिस इक्वल टू C। इसका मतलब हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर 1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए जो चार्ज की जरूरत होगी, वही चार्ज उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी। ये कह रहे हैं कि द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। यूनिट की बात करें किसकी, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी की। बेसिक फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ऐसे सिस्टम में बात की जाए तो Q चार्ज जिसे कूलाम में मेजर किया जाएगा, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे वोल्ट में मेजर किया जाएगा। तो कूलाम पर वोल्ट एक नाम आ जाता है फैराड। इसको मतलब कैपेसिटेंस या कैपेसिटी जब भी नोट या मेजर की जाएगी, किस में नोट की जाएगी, फैराड में। ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज फैराड। अदर वैल्यूज जनरली न्यूमेरिकल में जो काम आएगी, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो 1 मिली फैराड इज इक्वल टू 10 टू द माइनस 10 3 फैराड, 1 माइक्रो फैराड 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड, 1 नैनो फैराड 10 to the power minus 9 farad and 1 picofarad 10 to the power minus 12 farad। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसे चार्ज देने पर चार्ज उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। हमें इसकी क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी निकाल। जब इसे चार्ज दिया तो हम जानते हैं इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। The potential at any point on a spherical surface is given by V is equal to KQ upon R, जहाँ K कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। Let the electrical capacitance or capacity of spherical conductor is C. Then the definition of capacity C is equal to Q upon V। V की वैल्यू यहाँ क्या है, स्फेरिकल की सरफेस पर जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन सेकंड। सी Q से Q कैंसिल, दिस इक्वल टू R अपॉन K। K की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, सब्स्टिट्यूट करें, C दिस इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्ट ऑफ रेडियस R। इसी को गौर से देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, देन C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिस ऑब्जेक्ट का साइज कम होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कम होगी।